हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग 7 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। हम चैप्टर के हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट्स भी अच्छी तरह समझ आएं और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। So without wasting any time, let's start with the most basic concepts of this chapter, electric charge. Let's begin. सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। तो चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मैटर का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस, यानी अगर मैटर नहीं है तो फिर चार्ज नहीं है। चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलाम होता है, इसे कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। अब सवाल यह है कि चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, तो मैटर जो होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है और एटम्स जो होते हैं वो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज माना जाता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का होता है, लेकिन दोनों का जो अमाउंट होता है चार्ज का वो बराबर होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज होगा तो प्रोटॉन पर +1 यूनिट चार्ज होता है। दूसरी बात यह है कि जनरली जो एटम्स होते हैं तो उनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन्हें दूसरे तरीके से अगर हम बोलें, यानी कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और मैटर में ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली कोई भी मैटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं और इस वजह से नेगेटिव चार्ज का अमाउंट और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बराबर होता है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। एटम्स जो होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन जो है रिसाइड करते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे हुए होते हैं, तो प्रोटॉन जो होते हैं वो जनरली ट्रांसफर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैटर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर मैटर, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बी में भी बहुत सारे एटम्स होंगे। तो यहां पर जो एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो अपनी जगह फिक्स होंगे, वो एक बॉडी से बाहर नहीं जा सकते जनरली। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस होगा Q, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तभी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस जो है वो चेंज हो जाता है, यानी बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ए में 1000 इलेक्ट्रॉन है, और तो जब 1000 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1000 ही प्रोटॉन होंगे। बी पर मान लिया हमने कि 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 ही प्रोटॉन है। तो मान लीजिए कि किसी एनर्जी, कोई भी फ्रिक्शन या कहीं से एनर्जी ए को मिली, तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बी पर। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बी पर, एरो से मैंने इसको दिखाया है। तो ए में जो है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए में जो है
वो 900 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जबकि प्रोटॉन 1000 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। जबकि बी पर अब क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 200, और प्रोटॉन अभी भी 100 प्रोटॉन ही रहेंगे। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर था वो डिसबैलेंस हो गया। तो यहां पर यानी कि बॉडी ए में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद अगर हम देखें तो 100 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ज्यादा हो गए, जबकि यहां बी में अगर देखें तो 100 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज्यादा हो गए। यानी ए में जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरिजन में कम हो चुके। यानी यहां पर 100 प्लस 100 यूनिट चार्ज ए पर आएगा, जबकि बी पर क्योंकि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज्यादा होगा तो यहां पर -100 यूनिट चार्ज आएगा। यानी टोटल चार्ज अगर हम देखें तो टोटल चार्ज जो है वो इसका 0 है, +100 -100 0। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर उतना ही चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा। यानी कुल मिला के हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है बॉडी पर, यानी कैपिटल क्यू, तो हमें यह देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और 100 की मल्टीप्लाई हम कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सबसे स्मॉल चार्ज होता है फ्री स्टेट में, यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करने पर बनता है। यानी यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई आप कर दें तो आपको टोटल चार्ज मालूम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। यानी पता ये चला कि जो टोटल चार्ज बॉडी पर होगा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ ट्रांसफर को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है। यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक कूलम चार्ज बॉडी पर प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें जो है कैलकुलेट करना है। तो यहां पर टोटल चार्ज, यानी एक बॉडी है मान लीजिए, उस पर टोटल चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से बाहर जाएं या बॉडी के ऊपर आए, यानी बॉडी के अंदर आए, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है हमें करने हैं। तो यहां पर Q = 1 कूलम, N = हमें निकालना है। तो क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया एक फार्मूला, जनरल फार्मूला हो जाएगा, टोटल चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को N से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। हमें यहां पर निकालना है N, तो N = हो जाएगा Q/E। Q की जगह रखेंगे 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन की जगह, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, यहां पर 1.6, यहीं पर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, और 10⁻⁻19 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+19 अपॉन नीचे बचेगा 16। यहां पर 16 से हम इसको डिवाइड कर दें, चाहे तो यहां से 10⁻19 से एक 10 बाहर ले लें, तो यहां पर 10 की मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 100। यहां पर बचेगा 10⁻18 16। अब 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी पर 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना होगा। अब बात करें इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर में चार्ज का जो फ्लो है टाइम के साथ, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसे करंट कहा जाता है। तो इसे डिनोट किया जाता है I से, और जो कि बराबर होता है Q/T, यानी कि करंट इक्वल होता है चार्ज फ्लो
पर यूनिट टाइम, यानी कितना चार्ज कंडक्टर से फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, उसी को करंट कहा जाता है। और करंट को आई से डिनोट किया जाता है, तो इसका फार्मूला बनेगा I इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर, और इसे सिंबल ए से डिनोट किया जाता है। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, और इसे जब भी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, जैसे कि ये एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब जो है एक बैटरी से लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमें करंट मेजर करना है सर्किट में तो हम यहीं पर तार को काट के यहाँ पर अमीटर लगा देंगे। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब आई मीन अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव की तरफ लगा होना चाहिए। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम एम्पियर कहते हैं और इसे ए से डिनोट किया जाता है। एक और स्मॉल जो है यूनिट होता है जो अक्सर क्वेश्चंस में जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो होता है मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को स्मॉल एम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और 1 मिली एम्पियर में 1/1000 एम्पियर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट, मान लीजिए कि हमें करंट दिया हुआ है 2 मिली एम्पियर, तो इसे हम अगर एम्पियर में बनाएंगे तो हमें 2/2 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि 1000 से डिवाइड कर दें, या 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही बात है। यानी कि मिली एम्पियर से एम्पियर में बदलने के लिए या तो 1000 से डिवाइड कर दें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। 10⁻³ कहाँ से आया आप समझ लीजिए। जैसे 2/1000 था, यहाँ पर 1000 को हम लिख सकते हैं 2/10⁻³ यानी 1000 का मतलब होता है कि 10 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अगर हम करंट के जो है ऐसा यूनिट को डिफाइन करें तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो अगर किसी कंडक्टर में, वायर में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, या 2 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में, या इसी तरीके से इक्वल अगर हम अमाउंट ले लें दोनों का, चार्ज का और टाइम का, तो उस वायर में, कंडक्टर में जो करंट होगा वो आपका 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। तो यानी उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है, 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन इस तरीके का। अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सर्किट है हमारे पास और यहाँ पर एक बैटरी लगी है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। यानी कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। जैसे आई जो है का डायरेक्शन ये है, तो करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। यहां पर जो फार्मूले हैं मैंने बताया करंट के, वो है I इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो अगर चार्ज दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो तो करंट आप इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी दिया होता है कि चार्ज डायरेक्टली ना देकर बल्कि इलेक्ट्रॉन
क्या का नंबर दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इतने टाइम में कंडक्टर से, तो कितना करंट होगा। तो वहां पर फार्मूला क्यू की जगह, यानी टोटल चार्ज जो है क्यू का फार्मूला, चार्ज की जगह हम फार्मूला रख देंगे एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और टी टाइम। तो यहाँ पर फार्मूला ये यूज करेंगे। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ये करंट है 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो है ये पता होना चाहिए कि वहां पर गिवन क्या है उस क्वेश्चन में। तो इसमें गिवन है करंट आई इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर। तो हमें सबसे पहले इसे बनाना पड़ेगा एम्पियर में। तो हम क्या करेंगे, 150 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें दिया हुआ है टाइम, टाइम दिया है 2 मिनट। तो क्योंकि मिनट भी ऐसा यूनिट नहीं है तो इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड। अब पूछ क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, कि इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू पूछा जा रहा है। तो फार्मूला जो है लग जाएगा आई इक्वल टू क्यू ओवर टी, और क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी। तो क्यू आई की जगह रख देंगे, करंट की जगह 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ और टाइम की जगह 120। तो ये हो जाएगा 2 जीरो लगा दिए हमने यहाँ पर, और 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18 मल्टीप्लाई 10⁻³ या 18, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻³ प्लस का माइनस का 3, ये एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगी वैल्यू इसकी, तो 18 कूलाम। तो इसका आंसर आ जाएगा 18 कूलाम। तो 18 कूलाम चार्ज जो है सर्किट में फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें गिवन है कि टोटल 6 मल्टीप्लाई 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो इसके अंदर जो है n दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 मल्टीप्लाई 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, यानी वायर में, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। यानी कि जब किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो उस वायर को 20 सेकेंड तक, तो 20 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर, तो ये आई पूछ रहे हैं। तो यहां पर आई इक्वल टू होता है क्यू ओवर टी, लेकिन क्यू हमको नहीं पता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू एन ई ओवर टी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वहां पर गिवन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम। तो हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई ओवर टी। एन ई बेसिकली क्यू की जगह ही रखा गया है। तो एन, यहां पर एन की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 10⁻46 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और टाइम यहां पर दिया है 20। तो यहां पर 6 और 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 96, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहां लगा देंगे मल्टीप्लाई 46 और -19, और 10⁻46 और 10⁻⁻19, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 10⁻27 और अपॉन 20। यहां पर आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या इसको और अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। यहां से डेसिमल पॉइंट आइए, नीचे एक 0 आ जाएगा। अब ये 200 का मतलब ये है कि नीचे 10 की पावर 2 बनेंगे, क्योंकि 2 × 100, और 100 का मतलब होता है 10 × 10 यानी 10 पावर 2।
10 पावर 2 ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर 27 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 10 पावर 25। तो ये बचेगा 96/2 मल्टीप्लाई 10 पावर 25, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 25 एम्पियर करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है टॉपिक, उसको हम समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है ये, तो इसे जरा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरीके की पावर, ताकत, इस तरीके पोटेंशियल का जो लिटरल मीनिंग होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जरा समझिए, मान लीजिए एक बॉडी, बहुत बड़ी सी कोई बॉडी है जिसका चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये, और इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कहते हैं इसे हम। तो चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो हमने यहां पर कन्वेंशन के लिए जो है एक छोटा सा चार्ज मान लिया प्लस क्यू। अब ये छोटा सा चार्ज जो प्लस क्यू है ये रखा है बहुत ही दूर, यानी इन्फिनिटी पर रखा है ये, इसको माना हमने इन्फिनिटी, यानी काफी दूर रखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इसका पॉइंट, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इन्फिनिटी तक जाते जाते लगभग 0 हो जाता है। तो यहां पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट है ए। अब हम इस चार्ज को एक एक्सटर्नल जो है एनर्जी देकर या वर्क करके इस पॉइंट ए तक लाएंगे। तो जैसे जैसे हम चार्ज को पास लेते आएंगे, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, पर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। इस कारण हमें यहां से इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में प्लस क्यू को एक वर्क करना पड़ेगा, एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू को इन्फिनिटी से ए तक लाने में हमने वर्क किया डब्ल्यू ए। तो डब्ल्यू ए जो वर्क किया हमने किस पर, टेस्ट चार्ज पर, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी इसको हम डिनोट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है वी से, और क्योंकि ये ए पॉइंट के लिए है तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर क्यू। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी छोटे से चार्ज, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, पर लाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट बी है जो कि सोर्स चार्ज के और पास है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक, यहां पर जो है किसी उसी चार्ज को बी तक लाने में और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए वर्क किया डब्ल्यू बी, तो यहां पर हो जाएगा डब्ल्यू बी किस पर किया, क्यू पर। तो यहां पर जो है बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर क्यू। यानी कि चार्ज, टेस्ट चार्ज पर किया गया वर्क जो है बी तक लाने में, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, और वो होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जो कि इक्वल होता है जूल पर कूलाम के, क्योंकि वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट।
और वोल्ट का सिंबल होता है V। ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्चुअली में पोटेंशियल ही है, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इन्फिनिटी से आप पॉइंट ए तक चार्ज को लाए, तो आपने वर्क किया डब्ल्यू ए, तो वहां पर पोटेंशियल हो गया वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर क्यू, यानी वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए ओवर क्यू। और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक जो हम लाए, तो वहां पर जो वर्क हुआ वो हुआ डब्ल्यू बी ओवर क्यू, यानी कि बी पर जो पोटेंशियल है वो है वी बी, जो कि बराबर है वर्क डन ऑन चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहां पर ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना है, तो क्योंकि बी ज्यादा पास में है सोर्स चार्ज के, तो बी का पोटेंशियल हायर होगा ए के पोटेंशियल से, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वैल्यू रख दें डब्ल्यू बी ओवर क्यू माइनस डब्ल्यू ए ओवर क्यू। तो ये हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए ओवर क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा, तो ए और बी के बीच में, जैसे यहां मान लिया हमने कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा उस चार्ज पे, उसके बराबर होगा। मतलब कि यहां पर ए तक जो वर्क किया है वो डब्ल्यू ए, और बी तक जो वर्क किया है वो डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी में से डब्ल्यू बी वर्क में से डब्ल्यू ए का वर्क घटा दें, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। तो पता ये चला कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। डेफिनेशन मैंने इसकी जो है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, पूरे नोट्स बने हुए हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिर्फ सिंपल पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में निकाला जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है चार्ज को कैरी करने में निकाला जाता है। अगर हम इसके ऐसा यूनिट को डिफाइन करें जो कि हमारा है वोल्ट, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन फार्मूला है वो यही है, V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछ रहे हैं तो वहां पर जो है वर्क माना जाएगा इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं तो वहां पर 2 पॉइंट दिए होंगे। मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ए और बी, तो पूछ रहे हैं कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसे समझाइए। तो इसको हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points A and B. The potential difference between 2 points A and B will be 1 volt if work done on if work done on 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, if work done on 1 coulomb charge is 1 जूल। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 1 कूलाम चार्ज, मान लीजिए यहां पर 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर को।
वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो V से डिनोट किया जाता है और इसमें प्लस माइनस दो टर्मिनल होते हैं और इसे लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और मान लीजिए कि यहां पर कोई और एक और बल्ब है, दो बल्ब मान लीजिए। तो यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया हमने। अब यहां पर मान लीजिए कि हमें जो है निकालना है इस बल्ब के पोटेंशियल को, तो हम इसी बल्ब के पैरेलल जो है वोल्टमीटर लगा देंगे। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव। अगर आपको दोनों बल्ब का जो है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, तब आप इसका एक आपने टर्मिनल यहां जोड़ दिया, दूसरा इस तरीके से यहां पर जोड़ देते। तो इस तरीके से जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक दूसरा नाम जो है होता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज। और एक बात और समझ लीजिए, अगर दो बॉडी में कोई भी बॉडी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसका पोटेंशियल उतना ही हाई होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए +2 कूलाम की बॉडी है और इधर -100 कूलाम की बॉडी है, तो यहां पर जो वोल्टेज हाई होगा वो 2 कूलाम का होगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। हालांकि अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो -100 कूलाम का ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल उसका हाई माना जाएगा जो ज्यादा पॉजिटिव होगी। और जब अगर आप दोनों बॉडी को कनेक्ट कर देंगे तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो फाइनली V बराबर होता है W/Q। लेकिन वर्क डन जो होता है वो वर्क तभी होता है जब एनर्जी कंज्यूम होती है। तो V = W/Q की जगह आप E/Q भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज या इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट चार्ज टू कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मैंने इसको क्वेश्चन को दे दिया है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर है, सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहां पर जो गिवन है वो है 3 कूलाम चार्ज, यानी Q दिया हुआ है 3 कूलाम। फिर ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। हमने मान लिया एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है B, और A से B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 15 वोल्ट। इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V = VB - VA। सिंपली V यहां पर दिया हुआ है, यहां पर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर ये क्या कह रहे हैं कि कितना वर्क किया जाएगा उस पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। मतलब ये है कि A से B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट। तो उस दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा, और वो जो चार्ज है वो दिया है 3 कूलाम। तो फार्मूला हम सिंपल सा यही लगाएंगे, V = W/Q। पूछ रहे हैं W, तो ये हो जाएगा W = VQ। V यहां दिया हुआ है 15 × Q दिया है 3, 45, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। यानी कि आई एम सॉरी, यहां पर हम वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क का यूनिट हो जाएगा जूल। यानी कि 45 जूल जो है का वर्क करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 3 कूलाम के चार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें पोटेंशियल डिफरेंस को दो टर्मिनल्स के बीच में। एक बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको मेजर करें कि
अगर 100 जूल का वर्क किया जाए, यानी इन्होंने दिया हुआ है जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है 100 जूल, 20 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में, यानी एक टर्मिनल से, मान लीजिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में चार्ज को, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है 100 जूल और चार्ज है 20 कूलाम। तो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, यानी V पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू W/Q। W यहां पर है 100 जूल अपॉन Q है 20, तो ये हो जाएगा 5, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि हाउ मच वर्क इज डन। तो यहां वर्क पूछ रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम। 2 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क किया जाएगा एक पॉइंट से, मान लीजिए वो पॉइंट है ए, एक पॉइंट से जिस पर पोटेंशियल दिया हुआ है 118 वोल्ट, यानी VA दिया हुआ है 118 वोल्ट, टू अ पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट और है जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है 128 वोल्ट। पूछ रहे हैं W, फार्मूला V इक्वल टू W/Q, और W बराबर हो जाएगा VQ। तो W मल्टीप्लाई, यहां पर V की जगह हम क्या रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, क्योंकि V का पोटेंशियल A के पोटेंशियल ज्यादा है, तो 128 में से 118 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई Q2, तो हो जाएगा 20 जूल। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसे भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ये एक कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक बैटरी है और यहाँ पर वायर लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये हमारा, और यहाँ पर एक स्विच मान लिया हमने, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो बेसिकली सर्किट के अंदर जो है सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी होता है, और लोड यानी बल्ब हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, उसे लोड कहते हैं। और सर्किट को क्लोज और ओपन करने के लिए स्विच होता है, फ्यूज होता है सर्किट को बचाने के लिए। तो ये सब सर्किट के कंपोनेंट हैं, वायर वगैरह ये सब मिला के सर्किट बनाते हैं। सर्किट डायग्राम की अगर बात करें तो जो सर्किट के कंपोनेंट होते हैं उन्हें सिंबल से दिखाया जाता है। तो ये जैसे बल्ब का सिंबल जो है इस तरीके से हो जाता है, ये सिंबल है बल्ब का, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से जो आपका बैटरी है या सेल है उसका सिंबल ये हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो ये बैटरी बन जाएगा। इसी तरीके से ये की का सिंबल है इस तरीके से, क्लोज्ड की, तो ये आपका बन गया सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। और ये सर्किट डायग्राम जो है उसमें जितने भी सिंबल जो दिए हुए हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, यहां से आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है जो मैं भी बताना आपको भूल गया कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए एक वायर है और इन दोनों वायर के अक्रॉस हमने एक जो है कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तब इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराना पड़ेगा। यानी मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो देखिए ओम्स लॉ जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइमन ओम। तो उन्होंने जो है एक लॉ प्रपोज किया जिसे कहा जाता है ओम्स लॉ। तो उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है
और यहाँ पर हमने जो है मान लीजिए कि इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, और इसमें जो करंट है मान लीजिए एमीटर लगा दिया हमने, और यहाँ पर करंट है मान लीजिए 1 एम्पियर। तो क्योंकि मैंने डायरेक्टली जो है 2 वोल्ट का सेल लगा दिया, तो इस सर्किट में यहाँ पर जो भी लोड है यहाँ पर, तो इसमें इसके अक्रॉस 2 वोल्ट का ही जो है वोल्टेज होगा, यानी पोटेंशियल होगा। अगर चाहें तो रियोस्टेट की हेल्प से भी डिवाइड किया जा सकता है वोल्टेज करंट। फिलहाल मैं सिंपली आपको समझा रहा हूं। तो हमने 2 वोल्ट यहाँ लगाया और 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब अगर हम इसमें एक सेल और लगा दें, जैसे यहां पर हम कर दें 4 वोल्ट, तो करंट इसमें होना चाहिए 2 एम्पियर। अगर इसमें जो कंडक्टर जो है अगर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो करंट जो है प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब प्रोपोर्शनली चेंज होगा। यानी कि 2 वोल्ट था तो 1 एम्पियर, 4 वोल्ट यानी 2 सेल लगा दिए तो 2 एम्पियर, एक और सेल लगा दें अगर हम तो 6 वोल्ट, तो करंट तुरंत हो जाना चाहिए 3 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज या पोटेंशियल और करंट का रेशियो निकालें तो आप देख सकते हैं पहले 2 वोल्ट का जो है हमने सेल लगाया, कनेक्ट किया सर्किट में, तो करंट 1 एम्पियर इसमें फ्लो हुआ, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो रहा 2। फिर हमने यहाँ पर 2 सेल लगा दिए तो हमारा वोल्टेज हुआ 4 और करंट हो गया 2 एम्पियर, तो अब भी रेशियो हुआ 2। फिर हमने 3 सेल लगा दिए यानी 6 वोल्ट, तो करंट हो गया 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, यानी सीधा 2 वैल्यू आ रही है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब जो कंडक्टर हमारा है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे या वेरी ना करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसका मतलब ये है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, या वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होगा, या वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। शर्त यह है कि कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो। अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज हो गया तब ये जो वी और आई का रेशियो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहां पर जरा देखें आप कि वी और आई का रेशियो कांस्टेंट रहता है, और ये जो कांस्टेंट होता है वो एक्चुअली में डिनोट किया जाता है आर से, और ये आर जो है वो एक्चुअली में होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी V ओवर I बराबर कांस्टेंट दैट इज R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना हो तो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है, या हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अभी मैं रेजिस्टेंस के बारे में समझाऊंगा आपको। तो ये है V ओवर I इक्वल टू R। एक फार्मूला इसका और बन जाएगा V इक्वल टू आई आर, और एक फार्मूला और लिख सकते हैं I इक्वल टू V ओवर आर। यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और ये इसका सिंबल होता है पाई। तो ये इसका ऐसा यूनिट है। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो है क्या, पहले उसको समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि आपने एक बैटरी लगाई कंडक्टर के अक्रॉस, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने एटम से टकराते हैं, और टकरा टकरा के एक रुकावट पैदा होने लगती है उसमें। तो इसके कांस्टेंट का मतलब ये है कि जितना, जैसे मान लीजिए एक रोड है, तो उस रोड में अगर ट्रैफिक जो है हमेशा एक जैसा रहे तो आपकी जो रफ्तार है, स्पीड है, वो आप कांस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आपसे
जो है आपको गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी, टकराने के चांस ज्यादा रहेंगे। और अगर रोड बिल्कुल खाली है तो फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल रेजिस्टेंस का भी यही खेल है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर या मटेरियल की एक प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर या मटेरियल की एक प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल करंट को फ्लो होने से रोकता है। करंट को फ्लो होने से रोकने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने से रोकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। तो साइमन ओम का मतलब ये था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो उसका जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी है मटेरियल की, वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि करंट इजीली जो है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट उसी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट जैसा मैंने बताया होता है ओम। अब नेक्स्ट है हमारा कि ये जो रेजिस्टेंस जो है इसको हम ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं, इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले यहां पर मान लीजिए कि हमने V को ले लिया y एक्सिस पर और करंट को हमने यहां पर ले लिया x एक्सिस पर। तो जैसे कि हमने बताया था अभी सर्किट में एक एग्जांपल लेके कि 2 वोल्ट पर करंट था 1 एम्पियर। तो यहां पर एक पॉइंट हमारा ये बनेगा, मान लीजिए पॉइंट है A और ये है O, ओरिजिन। तो इस तरीके से 2 वोल्ट पर जो करंट था वो 2 एम्पियर था, 6 वोल्ट पर करंट था 3 एम्पियर, ऐसे ही 8 वोल्ट पर हमने मान लिया करंट है हमारा 4 एम्पियर। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारा मान लीजिए ये बन गया, दैट इज बी। एक पॉइंट हमारा ये बन जाएगा, दैट इज सी। और एक पॉइंट ये हो जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डी। जब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका एक स्लोप होगा, एंगल होगा करंट के साथ में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहां पर अगर इस तरीके से दिया हुआ हो, एक टेबल दी हुई हो, तो वहां पर आप इसी तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। और यहां पर जो स्केल है वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं कि एक डिवीजन 2 वोल्ट के बराबर, इस तरीके जैसे मान लीजिए यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है, जैसे हमने यहां पर रखना है तो हमने एक डिवीजन को मान लिया 1 वोल्ट, तो 2 डिवीजन जो है वो हो जाएंगे 2 वोल्ट। इसको मैं अलग से ग्राफ में आपको करके बता दूंगा। फिलहाल यहां पर जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहां पर दो कोई से भी पॉइंट आप ले सकते हैं इसका स्लोप निकालने के लिए। स्लोप का मतलब होता है एंगल एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस यहां पर करंट है, तो करंट के एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसी को स्लोप कहते हैं। अब यहां पर हम 2 पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लीजिए बी डी हमने कंसीडर किया, डी से हम एक पैरेलल डालेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, और बी से एक पैरेलल डालेंगे करंट के पैरेलल, यानी ये डाल दिया हमने। तो यहां पर हमारा एक बन गया ट्राइंगल बी डी, यहां पर हमने मान लिया ई। अब यहां पर ये जो एंगल है, चाहे ये यहां से एंगल ले लें चाहे ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो यहां पर एंगल जो निकलेगा वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये बेसिकली जो एंगल निकाला जाता है वो एक्चुअली में टेन थीटा होता है। और टेन थीटा मतलब टेन थीटा जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के सामने वाला जो है उसको परपेंडिकुलर माना जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, डीई ओवर बीई। अब यहाँ पर डीई जो है वैल्यू क्या होगी, पूरी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है 8, और यहां से ई इसको चलिए एफ मान लीजिए। तो यहां पर डीई निकालने के लिए ये पूरा जो है वो आपका 8 है, और यहां से यहां तक जो है वो है हमारा 2। तो 8 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 6। और ये जो बीई होगा वो क्या होगा, पूरा यहां से यहां तक जो है वो इसके बराबर है, यानी 4। और ओ से यहां तक यानी कि यहां पर हम अगर मान लें एफ या तो जी मान लीजिए, तो जीई माइनस जीबी, जीई किसके बराबर है, ओ एफ के बराबर जो कि 6 है। और जीबी किसके बराबर है, यहां पर हमने ले लिया एच, तो ओ एच के बराबर। यानी कि आप पूरा 4 में से
2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाली आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाएगी जो कि है 2। तो अब हम क्या करें, DE की वैल्यू 6 और BE की वैल्यू है 2, 2 से डिवाइड करने आ जाएगी 3, यानी कि जो स्लोप निकल के आया वो आया 3। और अगर हम वोल्टेज को y एक्सिस पर ले लें और करंट को x एक्सिस पर ले लें तो जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस निकल के आया 3 ओम। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने करंट को जो है y एक्सिस पर ले लिया और वोल्टेज को x एक्सिस पर, तो भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। लेकिन उस कंडीशन में जो हम वैल्यू स्लोप निकालेंगे वहां पर हम स्लोप जो हमारा निकल के आता तो वो निकल के आता 1/3। तो ये क्या होता, हमारा 1/3 जो निकल के आता, या इसमें मान लीजिए 3 निकल के आता तो हम उसको 3 को क्या लेते, सॉरी, यहां पर जो हम स्लोप निकालते तो हमारा निकल के आता 1/3, जो कि हम किसके बराबर लेते, 1/r के। याद रखना ये चीज, जो भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर I को y एक्सिस पर और v को नीचे ले लें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/r के बराबर होगी। तो आपको फिर r को रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा r = 3 ओम। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर V दिया हुआ है, यहाँ पर I दिया हुआ है, एक कंडक्टर है A, दूसरा कंडक्टर है B। तो पूछा जाएगा कि A और B में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे किसका स्लोप ज्यादा है। तो यहाँ पर B का स्लोप ज्यादा है, यानी इसका R ज्यादा होगा, यानी B का रेजिस्टेंस A से ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहीं पर करंट को ऊपर y एक्सिस पर और वोल्टेज को नीचे x एक्सिस पर ले लेते तो पूछा जाता कि A और B में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल हो जाता, जिसका एंगल या स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, यानी B का रेजिस्टेंस यहां पर कम होगा A के रेजिस्टेंस से, क्योंकि यहां पर स्लोप जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिफ्टीन 5 75, 15 10 150, तो ये हो जाएगा I2 यानी करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस किस पर करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने बताया कांस्टेंट रहेगा जब तक कंडक्टर का जो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, साथ में कंडक्टर का जो है वो यानी मटेरियल का लेंथ यानी फिजिकल डायमेंशन भी कांस्टेंट हो। इसका मतलब ये है कि अगर उसका टेम्परेचर और फिजिकल डायमेंशन चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो नंबर 1 ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। इसका मतलब ये है कि एक तार मतलब कंडक्टर जो है शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है, तो शॉर्ट वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर सेम मटेरियल और सेम थिकनेस के अगर हमारे पास वायर हैं तो जो लॉन्ग वायर होगा उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो कि जो जैसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है बेसिकली जो वायर होता है, तो ये जो इसका एंड होता है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो ये जो ए है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 वायर हैं, वो सेम मटेरियल के बने हैं और सेम लेंथ है, लेकिन उनका थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शनल अलग अलग है। तो यहां पर ये तार 1 है, ये यहां पर तार 2 है, यानी कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 का कम होगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा है 2 का। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस किसका कम होगा, थिक वायर का। और हमें पता है I = होता है V/R, जिसका रेजिस्टेंस जितना ही कम उसका करंट उतना ही ज्यादा। यानी कि यही कारण है कि जो मोटे तार होते हैं यानी कि थिक वायर जो होते हैं उसमें करंट इजीली फ्लो होता है, क्योंकि मोटे तार में का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड पॉइंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जो प्योर मेटल होती हैं उसका रेजिस्टेंस
टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, लेकिन जो अलॉयज होते हैं जैसे नाइक्रोम वायर जो हीटर में कॉइल लगाई जाती है, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज होता है, यानी लगभग लगभग नेग्लिजिबल मान लीजिए। और नेक्स्ट है चौथा कि रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में कम होता है, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। तो फाइनली पता ये चला कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनली क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फार्मूले के लिए हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में R इज प्रोपोर्शनल L ओवर A, या जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज R इक्वल टू, उस कांस्टेंट को हम रो कहते हैं, रो ये इसका सिंबल है, L ओवर एरिया। अब ये जो रो है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी जो है इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, यानी ये इसका सिंबल हो गया ओम मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो रेजिस्टिविटी है ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना क्रॉस एरिया यानी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर करती है, बाकी ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे लोहा हमने ले लिया, आयरन या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का चाहे बहुत बड़ा कोई बहुत लंबा तार हो या छोटा तार हो, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी लेंथ और थिकनेस के हिसाब से चेंज होएगा। रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर और मटेरियल पर। अगर रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक वायर है, तो उसकी लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडीशन में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में बराबर होगी, यानी कि जो उसका अगर 1 मीटर का तार ले लें और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो जितना रेजिस्टेंस निकल के आएगा उस कंडीशन में वही उसकी रेजिस्टिविटी भी होगी। अब ये जो फार्मूला हमने निकाला R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो यहां पर कभी कभी ऐसा भी दिया होता है कि डायरेक्टली जो है एरिया ना देके, बल्कि कभी कभी क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस दे दिया होता है, या कभी कभी सीधा सीधा क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर भी दे दिया होता है। तो उस कंडीशन में अगर रेडियस दी है तो हो जाएगा रो L अपॉन एरिया की जगह लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, या रो L अगर यहां पर डायमीटर दी है तो रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, तो ये हो जाएगा पाई R की जगह रखेंगे D अपॉन 2, तो D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो कि ऊपर चला जाएगा, यानी 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। तो ये फार्मूले आप याद कर लें। इसी तरीके से यहां पर एक बात और हमें याद रखनी है कि अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और इसकी लेंथ है L1 और क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और एक और वायर है सेम मटेरियल का मान लीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस है R2, क्रॉस सेक्शन एरिया है A2 और लेंथ है L2। क्योंकि सेम मटेरियल के हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे पहले के वायर के लिए R1 बराबर हो जाएगा रो L1 अपॉन A1, और दूसरे वायर के लिए R2 बराबर रो L2 ओवर A2। अब यहां पर हम डिवाइड कर दें अगर इक्वेशन 2 को 1 से, तो हो जाएगा R2 ओवर R1 बराबर रो L2 ओवर A2 अपॉन रो L1 ओवर A1। यहां रो से रो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं L2 ओवर A2 मल्टीप्लाई, ये जाके जो है रिवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा A1 अपॉन L1। तो फाइनली हम लिख सकते हैं R2 ओवर R1 बराबर L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई A1 अपॉन A2। अब अगर यहीं पर एरिया की जगह रेडियस दे रखे हो तो हम फार्मूला लगा सकते हैं L2
अपॉन L1, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ऐसे ही L2 अपॉन L1, डायमीटर D अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर। ये फार्मूले शॉर्ट फार्मूले हैं, ये अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर कोई भी वायर है, सेम वायर, अगर मान लीजिए कि उसकी लेंथ, एरिया दिया हुआ है A, लेंथ दी हुई है L और रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, तो अगर हम सेम वायर को जो है दुगना जो है ड्रॉ करके उसकी लेंथ 2 टाइम्स कर दें, मान लीजिए यहां पर L था, अब यहां पर उसी वायर को 2L कर दिया गया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ हो जाएगा, याद रखना। या फिर वहां पर क्वेश्चन में फिर मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि टायर को खींच के दुगना कर दिया गया, उसकी लेंथ 2 टाइम्स कर दी गई, तो आप फिर रेजिस्टेंस बताइए, तो उस कंडीशन में एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाएगा तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है कि एक वायर है ऑफ अ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। यानी कि एक वायर है जिसका लेंथ जो है दी हुई है L, तो हमने क्योंकि फार्मूले में हमने जो है लिखा था R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L1 मल्टीप्लाई A1 अपॉन A2, तो यहां पर भी हम जो स्टार्टिंग में जो है L1 मान लेंगे L, यानी दिया हुआ है कि उसकी लेंथ है L, यानी L1 इक्वल टू L, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है A, यानी A1 बराबर A दिया हुआ है, और इसका रेजिस्टेंस R1 जो है वो गिवन है 10 ओम। अब ये कह रहे हैं व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/4। तो ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा एक दूसरे वायर का जो सेम मटेरियल का बना है लेकिन जिसकी लेंथ L/4 हो। तो यानी एक और वायर है जो सेम मटेरियल का, अगर मान लीजिए ये एल्युमिनियम है तो ये भी एल्युमिनियम है, तो उसका जो लेंथ है L2 वो क्या है L1 की आधी, यानी L1 मतलब L की आधी, सॉरी L की फोर्थ, यानी L/4 दी हुई है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 2.5 A, यानी A2 बराबर जो दिया हुआ है वो है 2.5, यानी कि जो पहले वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 2.5 टाइम्स। अब ये कह रहे हैं तो उस दूसरे वायर का R2 निकालिए, तो फार्मूला जैसे मैंने बताया R2 ओवर R1 इक्वल टू L2 ओवर L1 मल्टीप्लाई A1 ओवर A2। यहीं पर निकाल लेते हैं R2, R1 की वैल्यू दी है 10, L2 की जगह रखेंगे L/4 और L1 की जगह L मल्टीप्लाई A1 की जगह A, कैपिटल A, और A2 के प्लेस पर 2.5 A। अब यहां पर हो जाएगा ये 4 आ जाएगा नीचे, L अपॉन 4L मल्टीप्लाई A अपॉन 2.5 A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, R2 ओवर 10, R2 इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, 10 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2.5 आ जाएगा। तो यहां पर 10 ओवर 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है 10.0, यानी सीधा 10 ओवर 10, ये हो जाएगा 1 ओम, तो यानी रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम।